अभी कुछ दिनों पहले वैनम टेक ने एक वीडियो पब्लिश करी थी जिसमें उनकी ब्रांड न्यू महिंद्रा एक्ससीवी का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उनको जो एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़े थे उसको लेकर उन्होंने इस वीडियो में काफी शॉकिंग बातें बताई थी कि कैसे एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कार कंपनी ने पूरी डैमेज हुई गाड़ी का टोटल लॉस देने से हाथ खड़े कर दिए और गाड़ी को रिपेयर करने की कॉस्ट भी इतनी कम लगाई कि एक नॉर्मल आदमी का इंश्योरेंस से ही भरोसा उठ जाए। और इतना कुछ हो जाने के बाद जब महिंद्रा वालों ने गाड़ी को रिपेयर करके दिया तो गाड़ी की हालत बिल्कुल टिचकुले के बुलडोजर और गलगोटिया के प्लेन जैसी थी। स्पीकर हिल रहे थे, वायरिंग खुली थी, नट बोल्ट्स गायब थे और पेंट वर्क में तो कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनलिज्म दिखाया हुआ था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पुताई वाली कुच्ची से करके दे रखा हो। अब ये तो थी उस वीडियो की कहानी, लेकिन आई एम श्योर आप में से जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, सबके मन में और ज्यादातर उन लोगों के मन में जो कोई ईवी कार लेने की सोच रहे थे, ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्या अभी इलेक्ट्रिक कार लेना सेफ है या फिर नहीं। क्योंकि आज की डेट में इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ट्रेंड देखकर ईवी बुक कर रहे हैं, वो भी बस एड्स देख के या किसी इन्फ्लुएंसर की फ्यूचरिस्ट इलेक्ट्रिक वाली बातें सुनकर, बिना कुछ ग्राउंड रियलिटी चेक किए। क्योंकि एक ईवी व्हीकल को लेने के लिए सिर्फ उसकी बैटरी का साइज ही नहीं देखा जाता है, बल्कि वारंटी में छुपे हुए हिडन क्लॉसेस को भी देखना होता है, जिसको इग्नोर करने से आपकी जेब में मोटी चपत भी लग सकती है। और ये भी कि फास्ट चार्जर घर पे ऐसे ही नहीं टंग जाता, बल्कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वालों से पहले घर का लोड भी बढ़वाना पड़ता है। पर जहाँ कहीं लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ सोचे समझे ईवी को खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ईवी की नेगेटिव बातें सुन के इतना ज्यादा डर चुके हैं कि ईवी व्हीकल्स पसंद होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां लेना ज्यादा सेफ समझते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो लोगों को पता होने चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने से पहले, चाहे वो कार हो या फिर बाइक, जिससे उनके मन में ईवी को लेके कोई डर या कंफ्यूजन दूर हो सके। देखो, ईवी लेने के पीछे लोगों के मेजोरिटी 3 कारण होते हैं। एक तो ये कि उनकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल या डीजल के मुकाबले बहुत कम होती है, जिससे महीना उनकी जेब पे भारी नहीं पड़ता है। दूसरा ये कि मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम होती है, तो ईयरली सर्विसिंग का खर्चा भी बचा देती है। तीसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा साइलेंट और स्मूथ होती हैं एज कम्पेयर टू आइस व्हीकल्स। और चौथा ये कि गवर्नमेंट ईवी गाड़ियों पर अच्छी खासी छूट भी देती है। लेकिन इन सारी खूबियों के हाइप के पीछे रियलिटी में जो नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं वो इन खूबियों से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट, रेंज एंग्जाइटी, पुअर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई चार्जिंग टाइम, बैटरी डिग्रेडेशन, लो रीसेल वैल्यू, फायर रिस्क, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल लिमिटेशन और कहीं सारे हिडन कॉस्ट जो लोगों को बाद में पता चलती हैं। तो क्या इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स का मतलब ये है कि ईवी लेना बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही जानने के लिए आप वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। लेकिन उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके सपोर्ट से ये चैनल जल्दी से ग्रो हो सके। तो पहले बात करते हैं हाई अपफ्रंट कॉस्ट की, जिसमें काफी सारे न्यू बायर्स ये समझ के चकमा खा जाते हैं कि उनकी ईवी पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले सस्ती पड़ने वाली है, जो शायद नहीं पड़ती है जितना वो सोचते हैं। इसको हम नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन पेट्रोल के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है नेक्सॉन पेट्रोल क्रिएटिव प्लस, जो ऑन रोड लगभग 11,60,000 रुपए कॉस्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ है नेक्सॉन ईवी फियरलेस मीडियम रेंज, जो ऑन रोड लगभग 14,10,000 के आसपास कॉस्ट करती है। जिस पे अगर हम पेट्रोल का प्राइस 95 रुपए पर लीटर और नेक्सॉन का एवरेज 13.5 लीटर लेते हैं, वहीं इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 9 रुपीज पर किलोवाट आवर्स और ईवी का एवरेज 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर लेते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारी जो पर किलोमीटर की फ्यूल कॉस्ट निकल के आएगी वो होगी 7.3 रुपीज पेट्रोल और 1.5 रुपी ईवी की। जिसमें अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी को एक साल में 9,000 किलोमीटर चला देता है तो जो टोटल पेट्रोल की कॉस्ट निकल के आएगी वो होगी 65,700 रुपीज और ईवी की 13,500 रुपी, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही डिफरेंस और बढ़ जाता है जब वो आदमी उसी गाड़ी को 5 साल और रखता है, और ऐसे में जो टोटल पेट्रोल का खर्चा निकल के आता है वो, वहीं दूसरी तरफ ईवी का जो निकल के आता है वो होता है 67,500, जिस पे अगर हम पेट्रोल और ईवी की अप्रॉक्स मेंटेनेंस कॉस्ट और दोनों की इंश्योरेंस अमाउंट को भी जोड़ दें तो जो दोनों ही कारों की कॉस्ट निकल के आएगी वो होगी ये, जिसमें साफ साफ पता चलता है कि डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, बल्कि ईवी की हाईयर अपफ्रंट कॉस्ट प्राइस जोड़ के ईवी पेट्रोल से ज्यादा महंगी साबित होती है। हाँ, ये बात है कि अभी गवर्नमेंट टैक्स पे छूट और सुविधा दे रही है, जिससे ईवी आइस व्हीकल्स से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है। पर यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी आ जाता है कि ज्यादातर लोग इंडिया में अपनी गाड़ी 20% डाउन पेमेंट और 80% लोन के साथ ही लेते हैं, और ऐसे में आप ईवी पे जो भी बचत करते हो वो सब कुछ ईएमआई पे आके बराबर हो जाता है। लेकिन हाँ, इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर हम ईवी व्हीकल्स को लंबे समय के लिए रखते हैं और साथ ही आपकी रनिंग कॉस्ट भी 12,000 किलोमीटर से ऊपर है, तो आपको डेफिनेटली ईवी कार पेट्रोल या डीजल व्हीकल के मुकाबले एक रिजनेबल अमाउंट की सेविंग करके दे देती है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ बचत की नहीं है, बल्कि ऐसे फैक्टर की भी है जो ईवी इंडस्ट्री को इतने सालों से बूम होने से रोक रहा है, स्पेशली इंडिया में, और वो है रेंज एंग्जाइटी।
क्योंकि कोई भी बीच रास्ते में अटक के अंधेरी रातों में दिया तेरे हाथों में वाला सीन फेस नहीं करना चाहता। लेकिन क्या आज की डेट में जहाँ इतने सारे ईवी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो एक चार्ज में ही काफी 100 किलोमीटर कवर कर सकते हैं, ऐसे में सिर्फ रेंज एंजाइटी की वजह से आपका ईवी लेने का प्लान ड्रॉप कर देना सही रहेगा या नहीं, चलो ये देखते हैं। रेंज एंजाइटी का डर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका व्हीकल कौन सा है और आपकी यूसेज कैसी है। अगर आप ईवी व्हीकल को सिर्फ सिटी कम्यूट के लिए लेना चाह रहे हो और आपका डेली ट्रैवल भी 40-50 किलोमीटर से कम ही रहता है, तो आप एक छोटी ईवी कार टियागो जैसी कंसीडर कर सकते हो। क्योंकि अगर हम उसके बेस वेरिएंट की रेंज को देखें जो कि वो 230 किलोमीटर क्लेम करते हैं, पर अगर हम रियल वर्ल्ड में 150-60 किलोमीटर भी मान के चले तो ये आराम से सिटी के अंदर आपकी 3-4 ट्रिप्स तो कवर कर ही देगी। वहीं टू व्हीलर वाले केस में आप कोई भी मिड रेंज वाला स्कूटर उठा सकते हो जो आपकी आराम से डेली नीड पूरा कर देगा। और गाड़ी का पूरा खून चूसने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी चार्जर की। अब अगर आपका घर एक ऐसी जगह में है जिसमें डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है, या फिर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां आपको इंडिविजुअल पार्किंग मिली हुई है, वहां आप आराम से फास्ट चार्जर इंस्टॉल करके अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो और ज्यादा रेंज वाली गाड़ी के बजाय कम रेंज वाली से भी काम चला सकते हो। लेकिन यहाँ दिक्कत आती है उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं रहता है और उनको अपनी गाड़ियों को बाहर रोड के साइड में खड़ा करना पड़ता है। और ऐसे में उन लोगों का शॉर्ट रेंज वाली गाड़ी के बजाय एक लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी लेना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। जैसे कि MG की ZS EV जिसमें आपको 461 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और टाटा की नेक्सॉन जिसके लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट में आपको 465 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोगों का सिटी कम्यूट का मतलब होता है ऑफिस तक जाना और आना। ऐसे में कमर्शियल चार्जिंग पॉइंट पे जाना भी बहुत हेक्टिक हो जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग में भी 80% तक ही चार्ज कर पाते हैं 1 घंटे लगाने के बाद भी। और कई बार तो चार्ज करने के लिए लाइन में भी लगना पड़ जाता है, या फिर कई बार चार्जर ही आउट ऑफ सर्विस मिलते हैं। और ये सिचुएशन और ज्यादा भयानक तब हो जाती है जब किसी ऑफिस पर्सन को काम पे जाने के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा होता है, वो चार्जर ढूंढे या काम पे जाए। इसलिए मैं उन लोगों को एक लॉन्ग रेंज वाली ईवी लेना ही रिकमेंड करूंगा ताकि वो वीकेंड में किसी चार्जिंग स्टेशन में जाके उसे फुल्ली चार्ज कर सकें। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से आपका बजट लॉन्ग रेंज ईवी लेने का नहीं बन पा रहा है तो आपके लिए पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेना ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। वहीं अगर आप पर्टिकुलरली हाईवे यूज के लिए कोई ईवी व्हीकल लेना चाहते हो तो इस मामले में ईवी स्कूटर तो पहले ही आउट हो जाते हैं, क्योंकि अभी जितने भी मार्केट में स्कूटर अवेलेबल हैं उनकी मैक्सिमम रेंज ऑन पेपर तो 320 तक है, बट रियल में वो मुश्किल से ही 150 या 160 किलोमीटर की रेंज दे पाते हैं। और ऐसे में अगर आपको कहीं दूर जाना हो तो रास्ते में बार बार रुकना पड़ेगा उसको चार्ज करने के लिए। और ऐसे में जहाँ चार्जर आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पे सेफ्टी इशू काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी कारण हाईवे और लॉन्ग रूट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की बजाय पेट्रोल स्कूटर लेना ज्यादा समझदारी वाला काम है। लेकिन लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर हाईवे के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट आपको एक लॉन्ग ट्रिप करने के लिए पहले से पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर माउंटेन्स। जैसे कि किस रूट से जाना है, कहाँ चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होंगे, कहाँ रुकना है और कहाँ पे नहीं रुकना है, सेफ्टी इश्यूज की वजह से। ये सब पहले से आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेंज एंजाइटी के मेन कॉज की, यानी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी भी इंडिया में कच्चे घड़े वाली स्टेज में ही है। क्योंकि आधे से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लॉस पे ही चल रहे हैं, यहाँ तक कि ओनर उन स्टेशंस की मेंटेनेंस का भी खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में जो स्टेशंस थोड़े टाइम पहले वर्किंग भी थे वो भी अब बंद पड़े रहते हैं। और गांव देहातों में तो ये हालत और भी बेकार है, अभी भी स्टेशंस ना के बराबर ही है, और जहाँ एक आधे मिलते भी हैं वहाँ फ्लक्चुएशंस और लो वोल्टेज के कारण चार्जिंग होने में घंटों लग जाते हैं। और अगर आप पहाड़ों की बात करो तो वहाँ तो सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार मिलती है। अगर आप किसी भी हिल एरिया में जाते हो तो मेजोरिटी जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो 200 या 250 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आधे से ज्यादा वर्किंग कंडीशन पे ही नहीं है। और कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि मशीन चल रही होती है लेकिन चार्जिंग गन लगाने के बाद वो चार्ज ही नहीं करती है गाड़ियों को। कंपनियों ने गाड़ियां तो बढ़िया बना दी हैं जो चलने में, ड्राइविंग कंफर्ट में और पावर वाइज बढ़िया है, जो लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं बना पाए हैं ये अभी तक, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये वैसी ही सिचुएशन है जैसे बिना बल्ले के विराट कोहली, प्लेयर कितना भी बढ़िया हो बिना बैट के जीरो ही है। अब आते हैं बैटरी पे, जो किसी भी ईवी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जितना कि किसी नॉर्मल कार पे एक इंजन, क्योंकि यही उस गाड़ी का सबसे महंगा पार्ट होता है जिसकी लोग सबसे ज्यादा केयर करते हैं। और ईवी गाड़ियों में भी यही बात लागू होती है, क्योंकि ईवी गाड़ियों में टोटल कॉस्ट का 40% तो सिर्फ उसकी बैटरी की कॉस्ट होती है, जिसकी कीमत कहीं बार 12 लाख से ऊपर तक भी जा सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आपको अपनी बैटरी में अच्छी खासी वारंटी मिले ताकि आप निश्चिंत रहो। और ब्रांड्स ऐसा कर भी रहे हैं, वो अभी ईवी पर 10 से लेकर 15 साल तक की वारंटी दे रहे हैं, जिसके साथ कुछ ब्रांड्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स और कुछ ब्रांड्स 1.5 से 2 लाख किलोमीटर की लिमिट भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ लाइफ टाइम वारंटी का ये मतलब नहीं है कि आपकी गाड़ी अमर हो चुकी है।
बल्कि अगर आपने कभी टर्म एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ी हो, जो मोस्टली लोग नहीं करते हैं, तो वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि ये केवल 15 साल तक के लिए है, यानी जब आपकी गाड़ी पहली बार रजिस्टर होती है से लेके उसकी मैक्सिमम एज तक। लेकिन यहाँ अनलिमिटेड किलोमीटर का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को टैक्सी बना के रगड़ दो, क्योंकि फिर वो फेयर यूज पॉलिसी में नहीं आता है। साथ ही इस वारंटी पीरियड में आपको बैटरी रिपेयर और रिप्लेस दिए जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि आपकी बैटरी की हेल्थ 80% से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हो। ऐसे ही मेजॉरिटी ऑफ टू व्हीलर्स भी 70 to 80% बैटरी हेल्थ एश्योरेंस देते हैं, जैसे कि मैटर इलेक्ट्रिक 15 साल में 80% बैटरी एश्योरेंस देती है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं सेफ्टी की, जिसका फोबिया लोगों के दिलों से अभी तक नहीं निकला है। और आए दिन जो चलती गाड़ियों वाली न्यूज़ लोगों को देखने को मिलती हैं, वो इस डर में मट्टी तेल जैसा काम करती हैं। हालांकि ईवी व्हीकल्स की सेफ्टी में काफी काम तो हुआ है, क्योंकि कंपनियों ने पहले के जैसे चाइना के माल में अपना स्टिकर लगा के बेचने वाला काम अब बंद कर दिया है, जिससे अब आगे की जगह पीछे चलने वाले और स्कूटर ना रुकने वाले इंसिडेंट कमी हो चुके हैं। साथ ही गाड़ियों के टायर्स निकलने वाले इंसिडेंट भी। यहाँ तक कि वेनम टेक वाली जो वीडियो है उसमें भी उसने साफ साफ बोला है कि इतने मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन अभी भी सेफ्टी का हाईएस्ट लेवल अचीव करने के लिए ब्रांड्स को काफी R&D करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कहीं ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ ब्रांड न्यू गाड़ी में किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर या फिर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से पूरी गाड़ी बंद हो जाती है, वो भी ऐसी जगहों में जहाँ रिकवर करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए, क्योंकि कंपनियां स्ट्रक्चर वाइज तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे ही रही हैं, जैसे कि हमारी महिंद्रा और टाटा। बट इलेक्ट्रिकली अगर एक भी फेलियर आता है तो वो पूरी गाड़ी के सिस्टम को ऑफ कर सकता है, और यही कारण है कि हिली एरियाज में लोग अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेने से बच रहे हैं। अब चलते हैं आगे, जहाँ एक आइस व्हीकल में आपको फ्यूल भराने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी को फुल्ली चार्ज करने में यही टाइम 20x हो जाता है, जितने टाइम में शायद आप अपनी डेस्टिनेशन में भी पहुंच जाओ। इसी कारण से ईवी व्हीकल्स में चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिससे आपका वक्त बच सके। यूजुअली ईवी व्हीकल्स के साथ आपको 3 टाइप के चार्जर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि AC स्लो चार्जर जो 7.2 किलोवाट को सपोर्ट करता है और 12 से 14 घंटे लेता है एक ईवी गाड़ी को फुल्ली चार्ज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन मिलता है AC फास्ट चार्जर जो ज़्यादातर 11 से 22 किलोवाट को सपोर्ट करते हैं और जिसमें आपकी गाड़ी 6 से 7 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाती है। और आखिर में आते हैं सबसे फास्ट कमर्शियल DC चार्जर जो 25 से लेकर 200 किलोवाट को सपोर्ट करते हैं और गाड़ी को 25 से लेकर 1 घंटे में 89% चार्ज कर देते हैं। और तीनों में से कंपनियां ज़्यादातर AC स्लो चार्जर ही देती हैं नई गाड़ियों के साथ, जो आप अपने घर में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, जबकि AC फास्ट चार्जर के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, पर आप उसको भी अपने घर में आसानी से इंस्टॉल करवा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके घर का लोड 7 किलोवाट से कम होता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लोड बढ़वाना पड़ता है, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फास्ट चार्जर लगा लिया और अब आपकी गाड़ी फटाफट चार्ज हो जाएगी, बल्कि गाड़ी का इनपुट सिस्टम भी उतना होना चाहिए जो उस लोड को ले सके। जैसे कि अगर आप MG की कॉमेट को किसी DC फास्ट चार्जर पर लगाते हो तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें केवल 3.3 किलोवाट AC चार्जर इनपुट का सपोर्ट मिलता है। इसी कारण से किसी भी EV गाड़ी को लेने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कितने रेट को सपोर्ट करता है। जैसे कि टाटा की हैरियर EV 120 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे ये 80% तक केवल 20 से 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं XEV9 इससे भी ऊपर 180 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो 80% केवल 20 मिनट में चार्ज कर देती है। लेकिन जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इंडिया का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इवॉल्विंग स्टेज में है, जिसके कारण DC फास्ट चार्जर बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आने वाले कुछ सालों में शायद ये प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में अभी जिन लोगों के पास हाई चार्जिंग इनपुट सपोर्ट करने वाली कारें हैं, उन लोगों को आने वाले टाइम में काफ़ी फायदा मिलेगा। और इसी कारण से अगर आप अभी कोई भी EV गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आप कोशिश करो कि हाई इनपुट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली गाड़ी को ही लो। लेकिन एक फैक्टर जो लोगों को EV गाड़ियों की तरफ झुकाने में काफ़ी मदद करता है वो होता है मेंटेनेंस, जो कि रेगुलर गाड़ियों में EV गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि EV गाड़ियाँ बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होती हैं। हाँ, आपकी रेगुलर सर्विसिंग, इंजन और गियरबॉक्स के वेयर एंड टियर का खर्चा तो बच जाता है, लेकिन EV गाड़ियों में रेगुलर इंटरवल्स में जो चेकअप कराने पड़ते हैं, जैसे कि गाड़ियों की बैटरी हेल्थ चेकअप, इलेक्ट्रिकल इश्यूज, सॉफ्टवेयर इश्यूज, साथ ही ब्रेक पैड्स और कूलेंट चेंज करने की जो कॉस्ट होती है वो तो उठानी पड़ती है। हाँ, वो नॉर्मल गाड़ियों जितना कॉम्प्लेक्स तो नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट तो आती ही है। इसी के साथ आपको किसी भी ब्रांड की EV गाड़ी लेते हुए ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि जिस ब्रांड की आप EV गाड़ी ले रहे हो उसके सर्विस सेंटर कुछ ही किलोमीटर्स पे अवेलेबल हो, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हुई तो उसको सही करना किसी भी लोकल मैकेनिक के बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि EV में सब कुछ सॉफ्टवेयर ड्रिवन होता है, जिसको सही करने के लिए एक ट्रेंड इंजीनियर की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं EV की रीसेल वैल्यू की, क्योंकि इंडिया में कोई भी आदमी जब नई गाड़ी लेने की सोचता है तो वो गाड़ी के प्राइस से पहले उसकी रीसेल वैल्यू चेक करता है।
बट ईवी व्हीकल्स में अनफॉर्चुनेटली रीसेल वैल्यू लो देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू आइस व्हीकल्स। और इसका मेन कारण ये है कि ईवी सेगमेंट में हर साल बैटरी टेक्नोलॉजी पे अपग्रेडेशन आ जाते हैं, जिसके कारण लोग पुरानी ईवी गाड़ियों को लेने से बचते हैं। और क्योंकि ईवी सेगमेंट अभी भी नया ही है, इसी कारण लोगों के मन में रिलायबिलिटी को लेकर डर बना ही रहता है। और ऐसे में ये रीसेल वाला पॉइंट उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हर 1-2 साल में अपनी गाड़ी को चेंज करना प्रेफर करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को ईवी गाड़ियां लेने पे मजबूर करता है, जो कि है स्ट्रॉन्ग पावर और परफॉर्मेंस, वो भी कम पैसों में, जिससे ईवी रफ्तार के शौकीनों को वो वाला मजा दे देती है जो 50-60 लाख रुपए वाली गाड़ियों में देखने को मिलता है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि टाटा की हैरियर ईवी, जिसमें ऑलमोस्ट 400 bhp और 504 Nm का टॉर्क मिलता है, वो भी सिर्फ 30 लाख रुपए में, जबकि यही सेम पावर BMW M340i टर्बो में 75 लाख रुपए में मिलती है। तो जब सेम पावर इतने कम पैसों में मिल रही हो तो कोई क्यों ही इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहेगा। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ईवी लेने से पहले ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय।